चाइना का रिजल्ट देखिए, अमेरिका का रिजल्ट देखिए, क्या बात है। वो हाउ एंड व्हाई सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग बच्चों को एक टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, बच्चों को प्रेरित करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। बच्चा बहुत नंबर लाता है, बहुत मार्क्स लाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाता है। ये मैंने आंख से बहुत सारे बच्चे जो नंबर की होड़ में, मार्क्स के होड़ में लगे हुए कुछ नहीं कर पाते हैं, बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रोग्राम में खबरें पढ़ते होंगे, आत्महत्या तक के कगार पर पहुंच जाते हैं मार्क्स नहीं लाने के और कठोर परिश्रम से व्यक्ति आसमान की ऊंचाई छू सकता है। इन शब्दों को सार्थक करता है आनंद कुमार जी के जीवन का सफर। फर्स्ट से अर्श तक का सफर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सुपर 30 के रूप में अपने जीवन को एक खास मुकाम पर ले जाकर स्थापित करने वाले कर्मयोगी व्यक्तित्व आनंद कुमार जी ने कर्मों को ही लक्ष्य बनाकर निष्काम भाव से उत्तरोत्तर सफलता के नए नए नूतन आयामों को स्पर्श किया है कि बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, भयंकर तूफान से भी कश्ती निकल सकती है। निराश न होना साथियों, एक दिन अपनी किस्मत भी बदल सकती है। जी हाँ, अपनी किस्मत को बदलने वाले आनंद कुमार सर को ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ससम्मान आमंत्रित, आपकी तालियों की गूंज आपकी बेसब्री, आपके साथ आदरणीय आनंद कुमार सर के लिए परिलक्षित करेंगे। उपस्थित तमाम गुरुजनों के भी गुरु, 50 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अस्थानक हमारे सारी दौर जिसकी तब दीपक जैन जी ने कहा मुझसे कि मैं एक सेमिनार कराना चाह रहा हूँ, नए भारत में शिक्षकों की क्या भूमिका है इस पर। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए कोई तैयारी भी नहीं की कि कुछ लिख के लाया हूँ, कुछ सोच के आया हूँ, लेकिन जो हमारे पिछले लगभग 25 साल के अनुभव है वो मैं जरूर आपसे बताऊंगा आज। और बड़े दिल से इसलिए बताऊंगा कि बात ये कि दीपक जी ने बड़ा अच्छा बहुत बोलने का एक अच्छा फ्लो दिया है यहाँ पर, इसलिए बोल पाऊँ। मैं अपनी बात एक प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक सवाल खड़ा करता हूँ। सोचिए कि इस यात्रा में एक मामूली शिक्षक को, आनंद कुमार जैसे शिक्षक को, ना हम पीएचडी के लिए किसी को पढ़ाते हैं, ना कोई रिसर्च करवाते हैं, ना कोई बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ाते हैं। हम तो भाई 10th पास करके जो +2 के बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं। ऐसे मामूली अध्यापक के जीवन में भी बहुत खुशियों का अवसर मेरे पास बहुत है, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, माफियाओं का हमला झेलना पड़ा। तो फिल्म में एक बार देखे माफिया हमला किया, कई बार हमला का सामना झेलना पड़ा, कई लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, झूठे मुकदमे दायर किए, बहुत सारी चीजें। बावजूद इसके दोस्तों बहुत खुशियां मिली। तो आप सोचिए 2-4 वर्ष से कि आनंद कुमार के जीवन में सबसे खुश होने का अवसर कब आया, कब मिला होगा? कोई बड़ा अवार्ड मिला होगा तब, कोई बड़ी उपलब्धि उनके स्टूडेंट ने की होगी तब। आप लोग अलग अलग लोग अलग अलग बातों को सोच रहे दोस्तों, आवाज देती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी का अवसर कब आया, मैं आज बताना चाह रहा हूं। मैं क्लास 8 में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में। एक ऐसे मोहल्ले में रहता था जहां बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, गरीबी से लड़ते हुए झगड़ते हुए लोग रहते हैं। और जहां मैं रहता था गौरिया मठ मोहल्ला नाम, उस मोहल्ले के पीछे बीच एक बड़ा सा नाला, इतना चौड़ा नाला बहता। नाले के इस तरफ नाला एक समझे कि बाउंड्री का काम करता था। नाला एक
खाई की तरह था, एक दीवार थी अमीरों और गरीबों के बीच। नाले के उस तरफ बहुत अच्छे लोग, अमीर लोग रहते थे और उनके पास बहुत पैसे थे, इस तरफ गरीब लोग रहते थे। तो मैं इस तरफ रहता था जहाँ बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े लोग रहते थे, और सामने दिखता था नाले के उस तरफ एक मकान जिसमें एक सिख समुदाय रहता था, सिख परिवार रहता था। हमेशा मुझे देखते रहता था, छोटा सा मकान, कभी छज्जे पर बैठ के मैं पढ़ते रहता था, कभी घर में बिजली नहीं है तो एक ढिबरी जला के पढ़ते रहता था। ये सारी चीजें लालटेन से पढ़ता था, वो परिवार देखता रहता था। एक दिन वहाँ आंटी जी थी, मुझे बुलाई कि आओ बेटा, वो बहुत दूर से इशारा कर। मैं अपने पिताजी माताजी से बोल के उनके घर गया। उन्होंने कहा कि देखो हमारे दो बच्चे हैं, एक चौथी कक्षा में पढ़ता है बेटा और बच्ची क्लास 6 में पढ़ती है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? देखा मैं तो 8वीं कक्षा में पढ़ती। तो क्या हमारे बच्चे जो है पढ़ने में कैसे है तुम पता कर सकते हो? कि हाँ, बातचीत से पता चल सकता है, लेकिन हम तो शिक्षक है नहीं भी पता कर सकते। तो देखो एक समस्या आ गई कि इन बच्चों को जो शिक्षक ट्यूशन देते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, उनकी नौकरी लग गई है, वो यहाँ से चले गए। अब इन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई शिक्षक शिक्षिका को खोज रही हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। तो बच्चे तुम ऐसा करो कि 1-1.5 महीना जब तक कोई अच्छा ट्यूटर न मिल जाए तुम पढ़ा, शाम को 1 घंटा। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि भाई 8वीं कक्षा में खुद पढ़ता और इन बच्चों को पढ़ाना, क्लास 4 और 6 के बच्चों को। हमने कहा कि ठीक है, हम बताएंगे। आए पिताजी को बताया कि देखिए पिताजी ऐसी बातें हो। पिताजी कहे कि भाई ये तो बहुत कठिन है, ऐसा संभव नहीं है कि तुम पढ़ा दो, बच्चे हैं क्लास 6 के, इसलिए तो एक टीचर चाहिए, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा आदर नहीं करेंगे। कैसे 2 साल पढ़ा, उसमें भी स्कूल का बच्चा एक दूसरे बच्चे को टीचर एक्सेप्ट करेगा? हमने उसे चुनौती के तौर पर दिया, चैलेंज के तौर पर दिया कि नहीं पिताजी हम प्रयास करके देखते हैं। हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। तो हमने किताब मांगी, क्या चलाइए अब 3-4 दिन तैयारी करने का मुझे मौका दीजिए। 3-4 दिन उनके किताब से तैयारी वारी करके किताब वापस करके दोनों बच्चे आए, बैठ गए, कोई उनके चेहरे पर भाव नहीं था। मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। 1 दिन पढ़ाया, इधर उधर देख रहे बच्चे, 2 दिन पढ़ाया, 3 दिन पढ़ाया, 4थे-5वें दिन में जब पढ़ाया तो एक बच्चे ने उसमें से पूछा कि सर ये जो लाइन है ना वो इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है? ये बहुत खुशी हुई कि चलो ये हमारे पढ़ाई को समझने का प्रयास कर। और उस दिन बहुत खुशी हुई जब 6ठी-7वीं दिन उस बच्चे ने मुझे खड़ा होकर के हम लोग जाने लगे, कहा प्रणाम सर। वो जो प्रणाम सर का शब्द है मेरे कानों में पूछा है, और उससे बड़ा सम्मान मुझे आज तक जिंदगी में अनुभव नहीं। आज तक उतना बढ़िया कभी अनुभव नहीं हुआ। और उस दिन मुझे लगा कि मेरे जीवन का रास्ता मिल गया, मुझे एक शिक्षक ही बनना चाहिए। बड़ी इज्जत है भाई इसमें, पढ़ाने में भी बहुत मजा है, तो मुझे शिक्षक ही बनना चाहिए। और मैं 6 महीने तक पढ़ाया, 1.5 महीने के बाद 6 महीने पढ़ाया। फिर वो लोग लुधियाना शिफ्ट हो गए, उनकी जिंदगी अलग शुरू हो गई, हमारी जिंदगी अलग शुरू हो गई, लेकिन पढ़ाने का लत लग गई। दोस्तों भीतर एक शिक्षक पैदा हो, पढ़ाने की आदत हो गई। अब मेरी भी हालात उस कवि जैसी हो गई जो कि कविता लिखता है, कोई सुनना नहीं चाहता तो फुसला के बहला के चाय पिला के अपनी कविताओं को सुनाता। हम भी स्कूल में खोजते रहते थे कि कोई बच्चा मिल जाए जिसको थोड़ा सा कुछ बता दे। अपने क्लास के ही बच्चों को पकड़ पकड़ के फुसला के बहला के कुछ बताते थे, सिखाते थे। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे सीखने की ललक
चाकरी। मुझे हमेशा एक चैलेंज रहता था कि अच्छा कर जाएंगे, तो 4 मेरे स्टूडेंट भी बन गए, हमारे क्लास के बच्चे यार बड़ा अच्छा सब बनाते हो बताओगे। तो ये सिलसिला जारी रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए मुझे पढ़ना पड़ा। हमेशा पढ़ते रहता था, कुछ न कुछ नई चीज सीखते रहता था कि क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उससे अलग जब तक हम नहीं अपने दोस्तों को बताएंगे तब फिर दोस्त हमसे प्रभावित नहीं होना, पड़ेगा नहीं, भाग जाएगा नहीं। बिना पैसा दिए, बिना कोई गिफ्ट ले सकता, पढ़ाते गए 10th क्लास के 10th की परीक्षा खत्म हो गई, बोर्ड खत्म हो गया, बैठा था तो मोहल्ले के कोचिंग सेंटर वाले ने कहा कि यार 1-2 महीने पढ़ा तो 9th 10th के बच्चे को, तो फिर 1-2 महीने वहाँ भी हमने पढ़ाया। और ऐसे करते करते दोस्तों, जिस प्रोफेशन में हम लोग सब हैं, शिक्षक का एक काम बड़ा अच्छा लगने लगा और मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां रहे, पैसा मिले या ना मिले, मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है, ये हमने तय कर दिया। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने किसी मजबूरी के हालात में शिक्षक बनने का रास्ता अख्तियार नहीं किया, दिल से शिक्षक बनना चाहा, पढ़ाने लगा। फिर आप फिल्म देखे हैं, कहानी जानते हैं कि पढ़ते पढ़ते कुछ नए पेपर्स लिख दिए। पेपर्स लिखने के बाद बाहर के जर्नल्स, इवन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जर्नल्स में पब्लिश हुआ। कैम्ब्रिज जाने का ऑफर आया, वहाँ मैं नहीं जा पाया, पैसे के अभाव में हमारे पिताजी की भी मृत्यु हो गई, मेरा यात्रा भी कैंसिल हो गया, पापड़ बेचना पड़ा। पापड़ बेचने के काम को माँ पापड़ बनाती थी और मैं बेचता था। लोग बोलते थे अरे पिताजी के जगह पर जो अनुकंपा की नौकरी मिल रही नौकरी कर ले, तो पापड़ क्यों बेचता है, क्या जरूरत है पापड़ बेचने की। लेकिन मैं जानता था कि अगर एक सरकारी नौकरी में मैं बंध गई तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मेरे भीतर का जो शिक्षक बनने का सपना है, प्रोफेसर बनने का सपना है, वो टूट जाएगा। इसलिए अच्छा है शॉर्ट टर्म कुछ काम कर लो, पापड़ बेच लो। पापड़ बेचते 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 आपने देखा फिल्म पे कि कोचिंग सेंटर वाले ने मुझे बुलाया और पढ़ाने को कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये पहली बार जीवन में एक प्रोफेशनल कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिला। भले वहाँ अमीर बच्चे पढ़ते थे, जो विद्यार्थी पैसे देने में सक्षम है वो वहाँ पढ़ते थे, तो मौका मिला। कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने से इस देश में कुछ भी बदलाव आने वाला है। और एक शिक्षक बनने का सपना था कैम्ब्रिज में, वो तो मेरा टूट गया, ऑक्सफोर्ड में टूट गया, या बहुत IIT में टूट गया। तो अब क्या करना चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए काम करना चाहिए। और हमने देखा ऐसे ऐसे बच्चों से मुलाकात हुई जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक सपने के, और पढ़ रहे थे। उन बच्चों ने मेरे दिलों को झकझोर दिया। और फिर उसके बाद आप कहानी जानते हैं कि मैंने सुपर 30 के वैसे बच्चों को रखा घर में, माताजी खाना बनाने के लिए तैयार हो गई, भाई मेरा सहयोग देने के लिए तैयार हो गया। उन बच्चों को रख के पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते सुपर 30 बहुत फेमस हुआ, बच्चे अच्छा बने। कई बच्चे उसमें, अभिषेक जैसा बच्चा जो कि 2 जून की रोटी के लिए मोहताज था, वैसा बच्चा अमेरिका IIT पर क्वालिफाई करके पढ़ाई पूरी करके अमेरिका में जाके बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है। चंदन झा जैसा बच्चा, मामूली परिवार से आने वाला बच्चा, मुझसे पढ़ा और आज बोकारो झारखंड में SP। नंदन वशिष्ठ जैसा लड़का आज IFS है। तो खूब अलग अलग तरीकों के बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे। शिवांगी गुप्ता सड़क पर अखबार बेचने वाली बच्ची, बहुत बड़ी कंपनी में IIT के बाद काम करते। लेकिन आज मैं एक बात और बता रहा हूँ, बड़ा खुश। सबसे खुशी की वजह अभी हमारे डीएम साहब ने बोला कि सबसे पहले वही आए और
किया, लेकिन एडीएम साहब कहे तो क्या अच्छा लगा, अच्छा ये लगा बोला कि इंदौर और आस-पास के लोग मध्य प्रदेश के छोटे स्तरों पर, बड़े स्तरों पर सुपर 30 जैसा काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षक की जमात खड़ी हो रही, यंग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हर लोग प्रयास करते हुए गरीब तबका का, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। और ये कहीं न कहीं वो आपको आदर्श मानते हैं। इससे बड़ी और हमारी उपलब्धि क्या हो सकती है? इससे बड़ा सम्मान जो मुझे अभी जस्ट कहा, उससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है कि अब यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि हर तबके के बच्चों को पढ़ने का अवसर। ये तो एक बात हो गई शिक्षक हमारे बनने की, लेकिन दोस्तों आज हमारा देश जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से बदल रहा है, वैसे में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पता है आज हमारे देश में बेरोजगारी के हालात क्या है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग रोजगार की तलाश में इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेके, होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेके, तकनीकी शिक्षा की डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके भटक रहे और उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं दोस्तों जो शिक्षा पद्धति है, कहीं न कहीं उसमें थोड़ी कमी जरूर है। अगर वो कमियों को हम लोग मिलजुल कर पूरा करें तो शायद भारत का एक नया निर्माण हो सकता है, एक नया भारत बन सकता है। अभी देखिए कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और अप्रैल महीने में एक खबर आई जिसके लिए पिछले 6 महीने से न्यूयॉर्क टाइम्स काम कर रहा था। उसको पता था कि अप्रैल महीने में भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या बन जाएगी। और आज हम लोग इस कगार पर हैं कि चाइना को भी कंपटीशन में मात कर दिया। इस मामले में अब इसको अच्छे तौर पर आप लीजिए या बुरे तौर पर लीजिए, हम लोगों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी, बीमारी, कई चीजें बहुत बढ़ गई। दोस्तों अब ये जो आवाम है, युवाओं की जमात है, इसको नए भारत के निर्माण में कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेवारी हम लोगों की है, आप लोगों की है। हम लोग सोचते हैं कि भाई शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, कोई आप लोगों में से कई प्राइवेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर न जाने कितने बच्चे तुम्हारे चलते कितने पैसे दे देंगे और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तुम कभी ले पाओगे? ये हमारे अंतरात्मा से आवाज आई और उससे भी मुझे ये काम करने की होगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दीपक जैन साहब बुलाएंगे, हमारे लिए ज्यादा सब उनका काम है, ज्यादा अच्छा काम। ये बातें हैं, इसलिए अपने आप को बचाए रखना तमाम शिक्षकों को कर रहे बहुत जरूरी है। भले आप प्रिंसिपल बन जाए, एक स्कूल का निर्माण कर दें, लेकिन पढ़ाई की भावना हमेशा रहनी चाहिए। हमारे पिताजी सिखाते थे और उसको हम लेके चला कि बेटा आज सोचिए कि क्या दिन आ गया है। और हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे क्लास 6 में 7 में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर भी चर्चा होते थे क्या रविंदर बाबू मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और समझा देते हैं, हरिभूषण बाबू तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी, ये सारी बातें समझ में आती और लिखने की कला हमने विकसित की। ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती थी। हम लोगों का उनके प्रति बड़ा सम्मान था। धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे समय बदलते बदलते जब हम कॉलेज में पहुंचे तो देखा कि समय बदल गया। अब कोई शिक्षक की चर्चा नहीं हो रही, अब चर्चा हो रही है कि किस कोचिंग सेंटर से कितना बढ़िया रिजल्ट, फिर रिजल्ट की खरीद बिक्री हो गई। बेचारा जो एक शिक्षक पढ़ के कुछ नया पढ़ाना चाह रहा है, उसका मान घटा क्योंकि उसके पास रिजल्ट देने वाले बच्चे आ जाए, कोई जरूरी नहीं। अब तो समय बदल गया है दोस्तों। एक संस्थान की पहचान, एक शिक्षक की पहचान इसलिए है कि यूनिफॉर्म है, पैसे के हम बात करते हैं। ये शिक्षक के दुनिया के लिए सबसे खतरनाक बात है।
आज भी एक शिक्षक की पहचान सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि उनमें पढ़ाने की कितनी अच्छी कलाकारी है। जो बच्चे ज्ञान के लिए जिज्ञासु और पिपासु हैं, उनको कैसे समझाते हैं कॉन्सेप्ट को। जिस दिन ये बातें जब तक हमारे देश में बनी रहेगी, हमारे देश के शिक्षकों की इज्जत भी होती रहेगी और बच्चों का विकास भी होता रहेगा। और इसकी जिम्मेवारी या जवाबदेही हम लोगों पर ही है। हम लोग इस माहौल को पैदा करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। आज देश बदल रहा है, जनसंख्या की इतनी चर्चा हो रही है। हमारे युवक अभी बोला, मैंने डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, जहां कहां घूम रहे हैं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। क्यों? समझिएगा इस बात। अभी हमारे 2008 में खरीदा गया फर्नीचर, अलमीरा, पलंग, कुछ नई चीजें हमने खरीदी थी 2008 में। अभी पिछले साल टूट गया पलंग। वाइफ माता ने भाई आए, देखा पलंग टूट गया, सब टुकड़े टुकड़े हो गया, गल गया। देखा जा उसमें तो लकड़ी थी ही नहीं, उसमें भूसे भरे हुए। अब भूसा को ही जमा कर लकड़ी जैसा बनाकर वो पलंग खूबसूरत बना हुआ था। बड़ी कंपनी से हमने लिया तो हमने रिसर्च शुरू किया कि इतनी बड़ी कंपनी का पलंग कैसे खराब हो गया, भूसे का पलंग दे दिया। फिर भी हम लोग 10-12 साल अच्छे से उसका उपयोग किया। पता चला कि ऐसी कंपनी, उसके गहराई में गया दोस्तों, पता चला कि ऐसी जो कंपनियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपना फर्नीचर नहीं बना रही है, सारा मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है, वहां से स्टैम्प लग के आता है, यहाँ बिकता है। ये सच्चाई हम लोग इतनी गहराई तक नहीं जाते। इंदौर एक व्यापारियों का भी शहर है, इस बात की चर्चा यहाँ ज्यादा होनी चाहिए। साउंड बॉक्स रहे, ये माइक रहे, फैन रहे, सबका जो मूल सामान है आज चाइना बना रहा है, हमारे देश में नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग उस तरह से बच्चों को शिक्षित नहीं। ध्यान से समझ ले जाए बात है। हम लोग बच्चों को जस्ट रटा रहे हैं, हम लोग मैकाले को बोलते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति। अरे भैया मैकाले कब चला गया, उसके बाद भारी मात्रा में यहाँ पर हमने हमारे भारत का इतिहास वर्णित है, हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधार किया जाए, अगर ये हम नहीं सीखते, कहाँ कैसे कचरा हटाया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, ये हम छोड़ दे तो कल इंदौर सबसे खूबसूरत शहर, साफ शहर नहीं रहेगा। यहाँ के लोग हमेशा जनता से लेके महापौर से लेके डीएम, कलेक्टर, जो भी लोग हमेशा इस ट्रैक में लगे रहते हैं कि फिर हम नंबर 1 बन जाए। ये जो बातें हैं हम लोगों के टीचिंग में भी होना चाहिए कि क्या करने लगे। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में इंडिया का रिजल्ट देखिए, चाइना का रिजल्ट देखिए, अमेरिका का रिजल्ट देखिए, क्या बात है। वो हाउ एंड व्हाई सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग बच्चों को एक टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, बच्चों को प्रेरित करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। बच्चा बहुत नंबर लाता है, बहुत मार्क्स लाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाता है। ये मैंने आप बहुत सारे बच्चे जो नंबर की होड़ में, मार्क्स के होड़ में लगे हुए और कुछ नहीं कर पाते हैं, बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रोग्राम में खबरें पढ़ते होंगे, आप हत्या तक के कगार पर पहुंच जाते हैं मार्क्स नहीं लाने के चक्कर। आप हमेशा याद रखें कि कोई बच्चा किसी इम्तिहान में अगर खराब भी करता है, एक इम्तिहान में, 2 इम्तिहान में, तो उससे हम लोग उम्मीदों को नहीं छोड़े, उसको पढ़ाते रहे, उसको समझाते रहे, उससे धैर्य बनाने की क्षमता को विकसित कराते रहे। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा एक इम्तिहान नहीं है, दुनिया में कोई एक ऐसा इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं है कि किसी बच्चे के प्रतिभा की गवाही दे सके। इस बात को हमेशा ये बात बच्चों के दिमाग में डालने की जरूरत है। ये उपलब्धि नहीं है हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना बढ़िया हो गया, सुपर 30 के बच्चे आए, क्वालिफाई कर, उसके बाद क्या परिणाम लाया, उसका आखिरी रिजल्ट क्या आया, ये समझना दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना, नई चीजों के प्रति बच्चों को सजग करना, उनको उसके लिए जागरूक करना, यह हम लोगों की जिम्मेवारी है, तमाम शिक्षकों की जिम्मेवारी है। अब अपनी बातों को खत्म करने के पहले 5-7 मिनट और बोलना चाहेंगे, एक अच्छा उदाहरण देना चाहेंगे। जब मैं
कक्षा 9 में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, एक छोटे से मोहल्ले में रहता था जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे। वहाँ हल्ला हुआ कि भाई संजय भैया 5 साल या 7 साल बाद वापस आ गए, मास्को से कुछ दिन के लिए आए हैं। मास्को पूरी भीड़ लगी उनके घर में कि भाई आए, और एक रसियन आदमी लेके आए। सीढ़ी पर फर्स्ट फ्लोर पर रहते, सीढ़ी जम सब लोग क्या होगा भाई, रसियन लेके आगे शादी होती, वाह वाह बहुत खूबसूरत, अरे वो जींस पहने 35 साल। हम भी भीड़ में धक्का खाते हुए संजय भाई को प्रणाम किया, पहचाने पिताजी का दिया रेफरेंस, पहचाने, बोले कि आओ बैठो बैठो। हमने कहा कि मेरा मकसद आपसे मिलना तो था, भाभी से मिलना था, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप जब मास्को जाइए वापस तो वहाँ पर एक किताब मुझे जरूर दीजिए जो 9th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए। तुम क्या करोगे पढ़ के? क्योंकि मैं 9th में यहाँ पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन रूस जिसकी चर्चा इतनी उस जमाने में होती थी, आप बताइए कि वहाँ 9th के बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये जानने की मुझे फिर इच्छा है। प्लीज आपके किताब भैया, लेकिन आओ हमने कुछ पैसे निकाल के देने की कोशिश की, उन्होंने पैसा नहीं लिया। बोले क्या करोगे पढ़ के, रसियन में रहता है समझोगे? कोई बात नहीं, उसके कुछ सैंपल देके, कुछ न्यूमेरिकल्स देके, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, मजा लेंगे, आप लाइएगा। पैसा नहीं लिया, एड्रेस लिया, आज 30-32 साल हो गए किताब उन्होंने नहीं भेजा। ये नई चीजों को सीखने का शौक, ये आप शिक्षकों में, हम शिक्षकों में और हमारे बच्चों में जब तक नहीं होगा, नए भारत का निर्माण नहीं होगा। कॉलेज के गए, वहां देखे, लाइब्रेरी देखे, पता चला ये लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, बड़ा लाइब्रेरी, लेकिन इसमें जर्नल्स आने बंद हो गए। यानी जो नए मैथमेटिक्स में रिसर्च है उनका कोई पता नहीं, इंटरनेट का जमाना नहीं दोस्तों। आपने फिल्म में देखी होगी इसके ऊपर छवि, जस्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे, हाथ उठाएंगे, कौन लोगों ने, ठीक है, सब लोगों ने। उसमें दृश्य है कि मैं हर सैटरडे जाता था पीएचयू के लाइब्रेरी में पढ़ते, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पढ़ते, क्योंकि वहाँ जर्नल्स आते थे। और लगभग 300 किलोमीटर में पटना से हर सैटरडे को जाता था, मंडे को सुबह, कभी कभी संडे को जाता था, ट्यूसडे को आता था, हर वीकेंड पर जाता था। कई बार टिकट के सहारे, कई बार जनरल क्लास में बैठकर, कई बार बिना टिकट के भी मैं गया। वहाँ अपने भाई को मेरा प्रभाव साथ देता है, उसके साथ जमीन में सोता था, लेकिन मन में कुछ सोचता था कि आखिर नया क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। मैथमेटिक्स उसमें टीचिंग इन दी क्लास में कॉलम होता था, पढ़ते थे कैसे पढ़ाया जाए। ये चीज हमेशा सीखने के लिए हमारे लिए काफी था। और कहते हैं कि चीजों को सीखते 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 कई नई चीजें होंगी, उसको हमने देखा। हमारे खड़ा साहब जानते होंगे कि वहाँ पर देवी प्रसाद वर्मा पटना साइंस कॉलेज में थे, विद्या भारती से जुड़े बहुत पुराने आदमी, गुरु बेसी वर्मा के बड़े भाई, उन्होंने उसको एडिट किया और भेजा। तो जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था, उस समय ही मेरे 4-5 प्रॉब्लम्स पेपर फॉरेन के जर्नल में पब्लिश हुए। इसलिए मैं बहुत विद्वान था, बहुत साफ था, बल्कि नई चीजों को सीखने की लगन थी। और दोस्तों उसके बाद जब कोचिंग सेंटर में मैं काम किया, जैसा कि फिल्म में देखा आपने प्राइवेट कोचिंग में, तो उसने दिखाया गया फिल्म में कि सबसे पहले मैंने बाइक लिया, मोटरसाइकिल लिया, टेलीविजन लिया, नहीं, सबसे पहले हमने इंटरनेट कनेक्शन 98-99 के जमाने में शायद किसी का इंटरनेट कनेक्शन होता था। उस समय हम लोग डायल करते थे और वो कलकत्ता पटना से एसटीडी कनेक्ट होता था। और जब तक आप नेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, एसटीडी का बिल आता था और मेरा ज्यादातर पैसा उसमें लग जाता था। लेकिन मैं बहुत अपने आप को ताकतवर नहीं, क्योंकि मैं पहले इंग्लैंड अमेरिका कहीं किसी प्रोफेसर को लिखता था मेल, तो पहले जब चिट्ठी भेजता था मैं, तो आती थी जो जवाब आ रहा था उसको 1 महीना लग जाता था, 15 दिन जाने में, 15 दिन बहुत बात होती थी। अब तो मैं लिखा, रात को सो गया, दिन हुआ, सुबह उठा तो जवाब था, देखते सब पढ़े।
उस जमाने में गूगल सर्च किया, हम सर्च कुछ भी नहीं था, नाम आती थी डायरेक्टली falla.com, एक दिन किताब में देखा www.amazon.com, टाइप किया, देखा कि बहुत सारी अच्छी किताबें दुनिया में जो मुझे खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए उस समय सिर्फ अमेज़न किताब थी। आज घर के लीडर भी डिलीवरी करता है, कुछ जमाने के बाद तब मुझे लगा कि ऐसा किताब पता चली क्यों मुझे नई चीजों को सीखने के लिए भूख। अच्छा चलो करते हैं। अब उसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। अभी एयरपोर्ट पर आ रहे थे तो दो आदमी मेरा पीछा करने लगे, उनके पीछे लेट हो रहे थे, थोड़ा और तेज हुए तो भी दौड़ने लगा पीछे। हमको लगा कि बेचारा कोई चाहने वाला है, मिलना चाहता है, हम लोग के नमस्कार, बोला नमस्कार। उनको लगा कि ये तो कुछ हमको पहचान नहीं रहा। बोला सर आप क्रेडिट कार्ड वाली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब क्रेडिट कार्ड अमेज़न पे पे करने के लिए आया, मेरे पास नहीं था, बिहार में कोई दिक्कत आता था, कलकत्ता जाना पड़ा उसके लिए बैंक में। वहाँ पर एक दादा थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया और शाम को गया तो बोला आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसका सिस्टम क्यों? अरे आप देखते हैं गाड़ी पे रखते हुए बदमाश टाइप का लगते हैं, पैसा लेके खाते ही नहीं, तब जाइए कल दाढ़ी और ये सब क्लीन सेव करके बेल्ट बूट अच्छे से बांध के आइए, इंटरव्यू फिर से मिल जाती है भैया। कितने बजे आना? बोला 10 बजे। फिर वैसे के हाथ पैर पकड़े या दे दिया, ऐसा किताबें आने लगी विदेशों से, पढ़ने लगे उसको, और क्या क्या अच्छी चीजें उसको मॉडिफाई करके सुपर 30 के बच्चों को पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं। इसलिए सुपर 30 लोकप्रिय थे, बहुत सारे देश में प्रयोग हुए। खाना खर्चा कपड़ा दिया गया, बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन बच्चों में वो जुनून पैदा नहीं हुआ। उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि हम पढ़ाने के लिए हमेशा बहुत मेहनत किया, और मेहनत को बोझ समझ के नहीं किया। हमारे भीतर का शिक्षक मुझे प्रेरित करते रहता है, और आज भी रसियन चाइनीज जो भी कहीं कुछ भी मिल जाता है उसको ट्रांसलेट करके पढ़ने का, सीखने का जरूर प्रयास करते हैं। मैंने इतनी कहानियां अपने जीवन में सिर्फ इसलिए सुनाई दोस्तों कि आप अपने भी और अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को नई चीजों को सीखने के लिए जरूर प्रेरित करिए। पुरानी चीजों की समझ, संस्कार बहुत जरूरी है, साथ साथ नए टेक्नोलॉजी को समझने का बहुत आवश्यकता है। तो मेरे कहने का पूरे इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम तमाम शिक्षक एक जिम्मेवारी का बोझ लेके आगे बढ़े। ये जो भारत का नया स्वरूप देखना चाह रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिशियन की बड़ी भूमिका नहीं है, उसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी भूमिका नहीं हो सकती। उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप गुरुजनों, शिक्षक जनों की, आप ही लोग भारत का निर्माण कर सकते हैं। और इसको एक भाषण के तौर पर सुन के मत चले जाइए, अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत सारे लोग इस पे बैठे हुए हैं, हम दिल से बोले, जो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, ज्ञान में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये तो बहुत संजोग की बात थी कि हमने ऐसे वर्गों के बच्चों को पढ़ाया कि हमारा नाम हो गया, फिल्म बन गई, पद्म अवार्ड मिल गया। बहुत सारे शिक्षक ऐसे बैठे हुए हमसे भी बेहतर काम कर रहे हैं। हम दिल से बात करें, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बस काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी जब एडीएम साहब ने मेरी तारीफ की, और भी कई लोग तारीफ करते हैं कि आपने गरीब बच्चों के लिए बहुत काम किया, देश के लोग उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा कौन तारीफ सुनकर लगता है? कोई एयरपोर्ट पर बच्चा कि आप प्रणाम सर, मैं आपसे पढ़ा था, मेरी जिंदगी बन गई, मेरे पिताजी मजदूर थे, किसान थे, अच्छा लगता है। लेकिन सबसे अच्छा लगता है शिक्षक को तब जब कोई बच्चा मिलता है, 20 साल पुराना पढ़ा हुआ बच्चा मिलता है, पैर छूता करता है, सर क्या पढ़ाया था आपने? आज भी ग्राफ हमारे दिलों में बन रहा है, आज भी मन में आपने तो मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में जगा दिया।
सबसे बड़ी, किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसका छात्र ये बोले कि आपने उस सब्जेक्ट में मेरी रुचि जागृत कर, किसी को मापदंड करके आप जरूर आगे बढ़ेंगे, नई चीजों के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या एक ताकत बन सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, नया नया इन्वेंशन कर सकती है और पूरे दुनिया को चौंका सकती है। और आज हम लोग बाहर के कंट्री से कई सामान को लाने पर मजबूर है, लेकिन आने वाला भविष्य अगर आप लोगों ने कमर कस लिया तो हमारे देश में लोग यहाँ से सामान खरीद के ले जाएंगे, यहाँ पैसा देंगे, यहाँ हम लोग ताकतवर आर्थिक तौर पर महसूस करेंगे और यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में अमेरिका, यूरोप से लोग इलाज कराने आएंगे, यहाँ के विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लोग पढ़े आएंगे और नालंदा, विक्रमशिला से लेके उज्जैन में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, पुराने दिन थे, उनका पुनर्विकास होगा और वो पुनर्विकास में आप लोगों का